Hello student, today in this 19th PPT of Indian economy we discuss some financial institutions and the role of small scale industries in Indian economy. देखिए इसमें हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखिए एसएफसीज बैंक थे और आईएफसीएस बैंक हैं, आईएफसीआई फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ आईसीआईसीआई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे वो पहले ही बन चुके थे, लेकिन उनके साथ साथ सबके डिफरेंट फंक्शनिंग होने की वजह से कॉमन गोल्स और उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की ज़रूरत पड़ी, जिसे 1964 में सेटअप किया गया जुलाई में। और ये एक तरीके से रिजर्व बैंक की सब्सिडरी की तरीके से इसको एस्टेब्लाइज किया गया। जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस में एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन थे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता था। 76 में आईडीबीआई को सब्सिडरी जो आरबीआई का अब तक था उसे 16 फेब को 1976 में डीलिंक्ड कर दिया गया आरबीआई से और एक ऑटोनोमस कॉरपोरेशन बना दिया गया। और अब आईएफसीआई, एसएफसी, आईसीआईसीआई और यूटीआई जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इसके अंडर में कर दिया गया। ये उनको बीच में सप्लीमेंटिंग और कोऑर्डिनेटिंग का काम जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अभी कर रहा है। तो देखिए बेसिक फंक्शंस जो हैं डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए इन्होंने जो आईएफसीआई है, एसएफसीज है, आईसीआईसीआई और यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनको एक साथ लाके खड़ा कर दिया और ये कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी की तरह काम कर रहा था। इन सब एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आना, और साथ ही साथ देखिए कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड आईडीबीआई करा रहा था और डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट इसमें था, चाहे वो लोन और ग्रांट सर्विसेज हो इंडस्ट्रियल कंसर्न से, या फिर परचेजिंग अंडर राइटर्स की तरह शेयर और बॉन्ड्स और डिवेंचर को इशू करना हो, चाहे वहाँ पर इनडायरेक्ट वे में फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना हो जो कि आपका रीफाइनेंस के रूप में हो सकता है डिफरेंट क्रेडिट एक्सपोर्ट क्रेडिट स्कीम्स के तहत, और साथ ही साथ एक प्रमोशनल एजेंसी की तरह काम करना जो टेक्नो इकोनॉमिक स्टडी के साथ साथ टेक्निकल मैनेजरियल असिस्टेंट की तरह काम करे। तो यहाँ पर एक प्रमोशनल एजेंसी की तरह भी ये काम कर रहा था। 2002-3 के दशक के दौरान यहाँ 3,890 करोड़ से ज़्यादा का लोन जो दिया गया और कंटिन्यूसली इसमें ग्रोथ हुई। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर से देखा जाए तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकर्स के रूप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका रहा। आईडीबीआई आज भी अपना एक वर्क जो है वो कर रहा है 76 से एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह बहुत सारी सिक यूनिट्स को मैनेज करने और उनको आगे बढ़ाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का। सेकेंड जो इंस्टीट्यूशंस की हम बात करेंगे यहाँ वो है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया का जो रास्ता निकला वो 71 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IRCA बनाया था इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू। तो उसका जो मेन एम था वो रिहेबिसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन करना सिक यूनिट्स का। तो ये बेसिकली उनका मेन एम था। तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सिक यूनिट्स में लाए और उनको किस तरीके से हम लीडिंग जो यूनिट्स में है उसको बना पाएँ और उनको प्रॉपर एडवांटेज प्रोवाइड कराया जाए। तो ये इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मेन जो था एम था। 1997 में जो ये इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक था इसका नाम बदलकर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया का जो आप ये मॉडर्न रूप देखते हो ये 1997 से है। देखिए फंक्शंस इसका बेसिक फंक्शन ये है, एक रिवाइवल एजेंसी की तरह काम करता है, रिहेबिटेशन करना सिक यूनिट्स का जो कि जिनमें डेवलपमेंट की संभावनाएं हैं, कंट्री के वास्ट डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना, सिक यूनिट्स को इंगेज करना, वर्क को कोऑर्डिनेट करना और लोन प्रोवाइड कराना मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन और रिनोवेशन के लिए। एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ में बेसिकली सिक यूनिट्स का ध्यान देना। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक का काम जो था वो इंडिया में है, अभी भी ये वर्क जो है वो कर रहा है कंटिन्यूसली। जो है देखिए अमाउंट शुरुआत जब 2002-3 से बात करते हो तो लगभग 1210 करोड़ का लोन सेंक्शन उसने कराया और एट प्रेजेंट टाइम कंटिन्यूसली ये
आगे बढ़ रहा है और बहुत सारी सिक यूनिट्स के रिहेबिटेशंस और उसके रिकंस्ट्रक्शन में, रिनोवेशन में ये अपना इम्पोर्टेंट रोल कर रहा है प्ले। अमलगमेशन है, मर्जर है, रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ के थ्रू नई नई यूनिट्स के चलन में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। देखिए, एक लंबे समय से मांग की जा रही थी कि देश में एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस बने जो कि नेशनल लेवल पे स्मॉल सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इस बात को ध्यान में रखकर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को एस्टेब्लाइज किया गया फरवरी 1964 में, और इसने जुलाई से ही 1964 में अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी। तो जो कैपिटल यूटीआई था वो 5 करोड़ था, और इसको जो इसके सब्सक्राइब थे वो आरबीआई है, एसबीआई है, एलआईसी है, और जो शेड्यूल और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे वो इसके सब्सक्राइब वे में बैंकिंग थे। तो यूटीआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो पूल स्मॉल सेविंग्स को मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स तक पहुंचाना, उसके अलावा शेयर्स और जो पार्ट ऑफ अर्निंग या इंटरेस्ट था उसको एक तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम में लाना। तो ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो मेन फंक्शन या ऑब्जेक्टिव था। देखिए, फर्स्ट जो इसका फंक्शन है वो मोबिलाइज करना स्मॉल सेविंग्स को, स्मॉल इन्वेस्टर को असिस्ट करना और सेफगार्ड प्रोवाइड कराना जिससे वो रिम्यूनरेट कर सके इन्वेस्टमेंट को, और साथ ही साथ स्मॉल जो फंड्स हैं उनको मोबिलाइज इंडस्ट्रियल और कॉरपोरेशन सिक्योरिटीज़ की टर्म्स में कराना, और जो भी ग्रोथ हो उसको जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में उसके फ्रूट्स को डेवलप करना, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के फल हैं उसको बराबर वितरण करना। तो ये जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया था इसका मेन फंक्शन था। ये एक रिसोर्सफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो स्मॉल सेविंग्स को इनकरेज करने के लिए बनाया गया था, और बहुत सारी डिफरेंट इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग स्कीम्स इसमें बनाई गई जिससे कि बैलेंसिंग बनाई जा सके सिक्योरिटीज़ और जो अलग अलग टाइप्स की सिक्योरिटीज़ थी, और रिस्क बेयरिंग सिक्योरिटीज़ एंड अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। ये लगभग 80% जो पार्ट था उसको शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता था, जिससे जो लाभ का, प्रॉफिट का परसेंटेज था वो बढ़ जाता था, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और स्मॉल इन्वेस्टर है उनके फ़ायदे को भी, दोनों को बढ़ाता था। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का बेसिक फंक्शनिंग थी। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप एग्जिम बैंक कहते हो। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट था वो 1982 जनवरी 1 तारीख को हुआ था, और ये एक तरीके से जो फॉरेन ट्रेड और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री थी उसकी फाइनेंसिंग के लिए बनाया गया था। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट फंक्शनिंग जो थी इंडिया में होने वाली, उसमें काम करने वाले अलग अलग सेक्टर्स या अलग अलग बैंक को जो है वो एक तरीके से कोऑर्डिनेट करता था और इंस्टीट्यूशंस को इंगेज करता था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 440 करोड़ की पेड अप कैपिटल जो है एडिशनल रिसोर्स रेज करने के लिए इसको प्रोवाइड कराई थी बनते समय ही, और बाकी आरबीआई और अदर जो फॉरेन कंट्री से थे उनसे ये बोरोइंग करने के लिए स्वतंत्र संस्थान था, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है इंडिया का, उसका मेन जो फंक्शनिंग था वो ये था कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, चाहे मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करा सके। फॉरेन जॉइंट वेंचर्स के लिए फाइनेंस को प्रोवाइड कराने के लिए हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए मैनेजरियल, टेक्निकल या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप्स ऑफ गाइडेंस हो, उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराना। इंडियन पार्टीज़ को जो शेयर कैपिटल जॉइंट वेंचर फॉरेन कंट्रीज़ में हैं उनके लिए फाइनेंस को जनरेट करना, और मर्चेंट बैंकिंग फंक्शनिंग को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी को इंगेज करना। तो इसके लिए फाइनेंस को बढ़ाना एक तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ इसका एग्जिम बैंक का मेन फंक्शंस रहा। देखिए, अगला जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा है वो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी इसको तो बड़ा फेमस है, सिडबी सब लोग जानते हैं। 1990 में इसको स्पेशल एक्ट के तहत जो लॉन्च किया गया था, और ये एक आईडीबीआई की, जो डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी सब्सिडरी है। तो शेयर कैपिटल जो सिडबी की है उससे सब्सक्राइब आईडीबीआई द्वारा किया जाता है, और सिडबी ने स्मॉल स्केल सेक्टर्स का जो पोर्टफोलियो है
उसको टेक ओवर किया है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो चाहे वो स्मॉल स्केल हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, उनको ध्यान में रखकर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। देखिए फंक्शनिंग इसमें क्या है, ये प्राइमरी लैंडिंग जो इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कराती है जो कि एक्सपोर्ट में खास तौर से रहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स की, रीफाइनेंसिंग हो उनके लिए, लोन और एडवांसिंग की, चाहे उनकी स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा फंडिंग हो या नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन द्वारा उनको फंड प्रोवाइड कराना हो, चाहे लीजिंग पे हो, फैक्टरिंग सर्विसेज हो, तो बहुत सारे अदर टाइप से फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ये टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मार्केटिंग फैसिलिटी भी स्मॉल स्केल यूनिट्स को कराती है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकें और उसके बारे में जानकारी आगे बढ़ा सकें, उसकी मार्केटिंग अच्छे से कर सकें। देखिए अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात अगर की जाए तो देखिए यहाँ पर इसका जब सीमांकन किया गया स्मॉल में, मीडियम में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सुप्रीम अथॉरिटी थी सीमांकन करने के लिए, उसको डेमोक्रेट करने के लिए कि किस तरीके से हम स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग करेंगे। तो यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट को आधार माना गया कि हम किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को अलग करेंगे। और इसको जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 है, इसके द्वारा लिस्टिंग कंपनी को आधार बनाया। तो वो सारे इंटरप्राइजेस जिनका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में है, वो सब आते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेज में। और वहीं ये सर्विस सेक्टर में देखा जाए तो ये 10 लाख से 2 करोड़ तक के बीच की जो इंडस्ट्री हमारी हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, उन्हें हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में रखते हैं। देखिए इन दिस स्लाइड वी डिस्कस द नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर हमें अल्टीमेट वेलफेयर चाहिए कंट्री का, तो उसके लिए कॉटेज इंडस्ट्री का वेलफेयर हमें करना ही करना होगा। तो इसके लिए देखिए फर्स्ट तो ये वास्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, बहुत सारे लोग जो हैं लोअर इन्वेस्टमेंट करके इसको खोलते हैं और बहुत सारे रोजगार का साधन यानी रोजगार से लोग इसमें जुड़े होते हैं। और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए हेल्पफुल है ये। अगर हम बात करें तो लगभग 21% हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही होता है, चाहे वो सिल्क इंडस्ट्री हो वाराणसी की, चाहे कन्नौज का इत्र उद्योग हो, चाहे बरेली का जरी हो, या फिर आपका मसालों से संबंधित छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर आयुर्वेद से भी संबंधित बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं इंडियन इकोनॉमी में, वो एक्सपोर्ट में भी उनका अच्छा रोल रहता है। और इंपोर्ट की देखिए इनकी डिपेंडेंस बहुत कम रहती है, इनमें कोई भी प्रोडक्ट ऐसा यूज़ नहीं होता जिसको आप इंपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी भी यूज़ नहीं होती। तो इंडियन वे में ही ये एक तरीके से इंडिया के में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाली इंडस्ट्रीज हैं। तो जो इनकी डिपेंडेंस है इंपोर्ट पे बहुत कम होने की वजह से ये इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री हो जाती हैं। बाकी हमारे यहाँ जो इनका स्ट्रक्चर है वो कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से है। स्मॉल छोटे उद्योग या मझोले उद्योग जिन्हें बोलते हैं, तो ये कंट्री के आधार हिसाब से ही बने हुए हैं, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाकी देखिए इनका जो प्रोडक्शन है वो आर्टिस्टिक गुड्स है, जैसे कि आपकी बनारसी साड़ी है, हैंडलूम है, या फिर सिल्क की साड़ी है। तो बहुत सारे स्पेशल नाम से जो है वो इनकी पहुंच बनी हुई है मार्केट में। तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बढ़ोतरी के साथ साथ इंडिया के नाम में भी इनसे बढ़ोतरी होती है। देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में कैपिटल इसमें ज़रूरत नहीं होती है, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में भी आधारित एक अच्छा वो है। अगर आप स्वयं सहायता समूह से देखो तो वहाँ भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अच्छी चलती हैं। तो यहाँ एक जॉइंट ओनरशिप भी आपको देखने को मिलती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है वो प्रॉपर वे में होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में वेल्थ क्रिएशंस और प्रॉफिट क्रिएशंस में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होता। बाकी इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन करना हो या फिर इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स से फ्री होना हो, और कॉटेज इंडस्ट्री जब ज़्यादा बढ़ती है तो देखो आपकी अर्बन और रूरल जो जनसंख्या है उसमें भी इधर उधर डेंसिटी भी मैनेज प्रॉपर रहती है, तो यहाँ उसमें भी वो प्रॉब्लम्स भी दूर होती है। बाकी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें चाहे वो इम्पोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंस हो, उस आधार से भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी के लिए ज़्यादा
इम्पोर्टेंट दिखती हैं, और गवर्नमेंट भी इनके विकास की ओर प्रॉपर फोकस करती है। बाकी देखिए, ना तो इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ना बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए, और ये सोर्स ऑफ रूरल प्रॉस्पेरिटी है, ग्रामीण सभ्यता का इसमें, और खुशी वाली जो हमारी रूरल प्रॉस्पेरिटी वाली समाज है उससे इसमें वृद्धि हो सकती है। तो वहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देखिए, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करते हैं तो आज भी जो मॉडर्नाइजेशन का युग आ चुका है, जहाँ वास्ट डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पर टेक्निक से टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। आज भी यहाँ पर पुरानी परंपरागत मशीनें और पुराने परंपरागत तरीक़ों से आप, चाहे वो हैंडलूम हो, सिल्क हो, चाहे आपका जूट उद्योग हो, बहुत सारी उसमें आज भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जो पुरानी टेक्निक से ही चल रहा है। फाइनेंस की प्रॉब्लम है, देखिए बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको लोन ग्रांट करने में, एडवांस प्रोवाइड कराने में दिक्कत पैदा करते हैं, और ज़्यादातर स्मॉल सेविंग्स वाले लोग होते हैं, तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ना होना भी, या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ना कर पाना भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहती है। मार्केटिंग का, अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग नहीं दे पाते, और जो एमएनसीज के बड़े प्रोडक्ट हैं उसमें इनकी चमक दमक थोड़ी फीकी रह जाती है, और कम दामों में, उस हिसाब से इनकी ब्रांडिंग की वजह से इनकी उतनी कीमत नहीं मिल पाती जिस कीमत का निर्धारण इनका होना चाहिए। बाकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री से जब टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन में ये आते हैं तो वो सस्ते पड़ते हैं, महंगे पड़ने की वजह से वहाँ पर ये फेल हो जाते हैं, इसीलिए कॉटेज इंडस्ट्री हमारे यहाँ सर्वाइव कर रही है इंडिया में एट प्रेजेंट टाइम। बाकी इफ़िशियंट मैनेजमेंट का इसमें कमी होती है, इफ़िशियंट मैनेजमेंट की कमी होना, चाहे वो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित मानकों को ना पूरा कर पाना, अकाउंट्स को प्रॉपर नहीं रखना, बहुत सारे अदर फैक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ गवर्नमेंट कागजों में ये फंस के रह जाती है। प्रॉपर रिसर्चिंग फैसिलिटीज़ ना होना, नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इजाद ना हो पाना, यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम रहता है। देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम ये भी है कि बाहर की जो बड़ी इंडस्ट्री होती हैं वो लोकल की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सर्वाइव नहीं करने देती। जैसे बॉम्बे, महाराष्ट्र और दिल्ली से आने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे यूपी में जो स्मॉल कॉटेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पा, उनका प्रोडक्ट उनसे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल पिछड़ जाता है। और बहुत सारी देखिए बोगस जो इन्वेस्टमेंट इसमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लोग खाली गवर्नमेंट का पैसा लेने के लिए जो बोगस इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वहाँ क्योंकि उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो गवर्नमेंट से रिबेट या जो अपने टैक्स के फ़ायदे लेना है, उनका मेन काम ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ना ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बढ़ोतरी। और कॉरपोरेशन और कोऑर्डिनेशन में जो लैकिंग होती है उसकी वजह से ये सर्वाइव करना पड़ता है। और बाकी इंडस्ट्रियल सिकनेस यहाँ देखने को बहुत मिलती है, फंड्स की हो या कैपिटल से संबंधित हो, और बहुत सारे अमाउंट से संबंधित, वहाँ की लेबर से संबंधित, स्किल से संबंधित, टेक्नोलॉजिकल, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलती हैं। देखिए, कुछ सजेशंस हैं जो कि इस प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के हैं। एक तो देखिए, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अगर डेवलप करते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो जो कंबाइंड मैनेजमेंट है, चाहे अमूल में जैसे हुआ, तो वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक कंबाइंड मैनेजमेंट इस लाइंस को आगे की ओर ले जा सकता है। बाकी जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट, जैसे सिडबी के साथ ही है, तो सिडबी के साथ अगर आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखते हो तो आपके व्यापार को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, मार्केटिंग चैनल को कैसे पुख्ता कराया जाए, कैसे आप एग्जिम के साथ एक्सपोर्ट में आप ऊपर जा सकते हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप कोऑर्डिनेशन जब बना के चलते हो गवर्नमेंट एजेंसी से और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह, तब आप अचीव कर सकते हो। बाकी मैनेज जो लाइसेंसिंग सिस्टम में सुधार अगर गवर्नमेंट कर देती है, प्रॉपर तरीके से लाइसेंसिंग आसान हो जाए और कैपिटल के लिए भी फाइनेंस इजीली प्रोवाइड हो, तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सकता है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बनाया जाए जिससे कि, देखिए मैनेजमेंट की पढ़ाई सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैनेजमेंट के हुनर उन जगह भी दिए जा सकते हैं जहाँ पर मतलब लोग उतने स्किल्ड नहीं है, तो वो मैनेजमेंट की कॉमन टर्म्स को, चीज़ों को समझाया जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी के एक्सपेंशन को किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो की रोल प्ले करता है, तो अगर वो होता है तो यहाँ पर बेनिफिशियल हो। बाकी देखिए, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ का एक्सपेंशन है, स्मॉल इन्वेस्टर को डायरेक्टली लिंक किया जाए जिससे कि उनके पैसे भी बढ़ें और इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो और वेल्थ भी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल रहे। सिक इंडस्ट्री को
री एक्सपेंड किया जाए, रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, क्वालिटी कंट्रोल और ग्रेजुएशन, स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेशलाइजेशन टाइप्स ऑफ टेक्निक्स में ध्यान दिया जाए, लेबर का प्रॉपर डिवीज़न हो, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बीच में ऐसा कोऑर्डिनेशन कि दोनों साथ साथ बढ़कर देश के डेवलपमेंट में आगे आएँ, और मार्केटिंग की फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाए जिससे कि हम विदेशी ब्रांडों के बीच में भी अपने स्मॉलर जो प्रोडक्ट हैं उनको आगे कर सकें और उसका एडवांटेज उठा सकें। तो इस तरीके से हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।